पहले तो द आई स्केल को थैंक यू जो उन्होंने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। जो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, बहुत सारे चैनल्स मिले कि अच्छा ठीक है हम यहाँ पढ़ाते हैं, ऐसा पढ़ाते हैं, पर एक चैनल जो मुझे मिला वो स्वाति मैम का था। मैंने कोर्स के बारे में जाना तो मुझे क्लिक हुआ कि अच्छा ठीक है यार, क्यों ना कोर्स मतलब लेके देखते हैं। मैंने अप्रैल में शायद कोर्स बाय किया था और मेरा प्लेसमेंट हुआ था जून में। इंग्लिश कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था, टियर 3 कॉलेजेस और बैकग्राउंड बोल CSIT का नहीं था मेरा। तो मेरा जो पर्सनल गोल था वो डेटा एनालिसिस। मैं इतने अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं, 2006 मतलब 2016 से पहले ही उनको कैंसर था, बट और हम भी इतने फाइनेंशियली वीक हो गए थे। ठीक है, मेरी ये फर्स्ट जॉब है। टिपिकल पेरेंट्स होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने पूजा की घर पे कि ऐसा हो गया, मिठाई मिठाई आई, और फिर उन्होंने मतलब पहले तो रो गए थे, वो रो रहे थे, खुशी थी उनके चेहरे पे, वो मुझे मतलब अभी भी याद है। तो हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ द आई स्किल। आज का ये पॉडकास्ट खास इसलिए है क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में द आई स्किल के लर्नर आशीष कुमार प्लेस्ड हुए हैं एक्सिकॉम टेक्नोलॉजीज में एज अ डेटा एनालिस्ट। मेरे लिए निशांत भैया, हम दोनों भाई बहन के लिए सबसे ज्यादा हैप्पी और प्राउड मोमेंट तभी होता है जब इतनी सारी मेहनत करने के बाद हमारे लर्नर फाइनली सक्सीड होते हैं, एक जॉब को क्रैक कर पाते हैं। आशीष की स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है। आशीष बिलोंग करते हैं एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से। टियर 3 के कॉलेज से उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। उनका एकेडमिक बैकग्राउंड बायोटेक्नोलॉजी रहा है और एज अ फ्रेशर उन्होंने डेटा एनालिस्ट की जॉब को क्रैक किया है। जब हम तैयारी के फेज में होते हैं ना, तो कई सारे मिथ, कई सारे भ्रम के बारे में हम सुनते हैं। जैसे कोई कहता है कि डेटा एनालिस्ट की जॉब में फ्रेशर को तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, या कई बार हम ऐसा भी सुनते हैं कि अगर आपका नॉन कोडिंग बैकग्राउंड है, कि आपके पास कोडिंग रिलेटेड डिग्री नहीं है, तो आपको डेटा एनालिस्ट की जॉब नहीं मिलेगी। और कई बार तो हम ये भी सुनते हैं कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। ये सारे भ्रम को तोड़ते हैं आशीष, क्योंकि आशीष एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं जहां पे उनका कोडिंग रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड से वो आते हैं, एक फ्रेशर स्टूडेंट है, लेकिन ये उनकी कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि द आई स्किल के डेटा एनालिस्ट कोर्स को ज्वाइन करने के बाद विद इन 3 मंथ्स के अंदर वो प्लेस्ड हो पाए हैं। तो अगर हम लगातार मेहनत करने के लिए अपने आप को इतना केपेबल बनाते हैं तो कोई भी चीज हमारे लिए टफ नहीं होती है। इस बात का एग्जाम्पल है आशीष। तो वो सारे लर्नर्स जो आज प्रिपेयर कर रहे हैं डेटा एनालिस्ट के लिए, उन सभी के लिए पॉडकास्ट खास इसलिए है क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं ना, तो कई सारे चैलेंजेस हमारी राह में आते हैं। कई बार हमारी जो कंडीशन होती है वो इतनी ज्यादा बेहतर नहीं होती है। उन सारी चीजों को फाइट करना, उन सारी बैटल्स को लड़ना और उसके बाद जाके सक्सीड होना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पॉडकास्ट जरूर खास है। चलिए हम बात करते हैं आज के इस पॉडकास्ट में आशीष से। हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ द आई स्किल। आज का ये पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मेरे सामने, मेरे इस पॉडकास्ट में मेरे ही स्टूडेंट आशीष कुमार हैं, जो करेंटली प्लेस्ड हुए हैं एज अ डेटा एनालिस्ट एक्सिकॉम में। इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग मैं कह सकती हूँ इसलिए रही है क्योंकि हमको अक्सर लगता है ना कि जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं वही प्लेसमेंट क्रैक कर सकते हैं। तो इस धारणा को तोड़ते हैं आशीष, जो बिलोंग करते हैं बायोटेक बैकग्राउंड से। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा कीमती थी आशीष के लिए, वो थी उनकी मेहनत। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे आशीष से, आशीष के बारे में। और मैंने ना हमेशा एक बात सुनी है कि सबसे अच्छा टीचर के बारे में अगर आपको पता करना है तो टीचर को नापने का, भापने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसके स्टूडेंट से बात की जाए। अगर आपका स्टूडेंट सक्सेसफुल हो रहा है, अगर वो प्लेसमेंट क्रैक कर रहा है, तो एक टीचर के लिए भी सबसे खुशी और गौरव की बात होती है। और यही मोमेंट मुझे अभी फील हो रहा है जहां पे आशीष प्लेस्ड हुए हैं, रिसेंटली वर्क कर रहे हैं एज अ डेटा एनालिस्ट। तो हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। एक टाइम पे पढ़ाना और पढ़ने के बाद उनकी सक्सेस स्टोरी उनके साथ डिस्कस करना, ये मेरे लिए भी काफी एक्साइटिंग है। तो आशीष, ऐसे बहुत सारे लर्नर्स हैं आज हमारे देश में जो सही मार्गदर्शन या गाइडेंस के लिए जिनको ट्रबल होता है। ये सारी चीजें डेफिनेटली आपने भी अपनी जर्नी में फेस की है। एक टियर 3 कॉलेज से आना और इतनी मेहनत करना कि सारी चीजों को, जो बोलते हैं ना ये सारी मिथ है, उसको तोड़ के दिखाना। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, प्लीज आप अपनी जर्नी के बारे में सभी के साथ शेयर करिए। यस मैम, श्योर मैम, थैंक यू। पहले तो द आई स्केल को थैंक यू जो उन्होंने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, जो उनके क्लासेस थे उनके लिए। तो बेसिकली मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं एक टियर 3 कॉलेज से हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, लेकिन
क्या था कि जब आप बीटेक करते हो तो आप ना वो जो सब्जेक्ट है आप बीटेक स्टूडेंट्स रिलेट कर पा रहे होंगे, कोई भी जो भी डिग्री कर रहा है तो कोई आसान नहीं होता कि कॉलेज के साथ किसी और चीज पे किसी और फील्ड में जाना। तो मेरा भी ऐसा ही था, मुझे डेटा एनालिस्ट ही बनना था, लेकिन वही है कि जो जर्नी थी कि हाँ, या तो आप बीटेक की सब्जेक्ट पे ध्यान दे लो या तो फिर आप इस पढ़ाई पे ध्यान दे लो। तो फिर मैं धीरे-धीरे करके थोड़ा-थोड़ा पढ़ता था ताकि मेरे को कैचअप रहे कि अच्छा ठीक है, मैं भूल ना जाऊँ कुछ बेसिक कांसेप्ट तो मुझे याद रहे। तो फिर 4th, 5th, 6th सेमेस्टर तक ऐसे ही चला। 4th सेमेस्टर में मैंने ट्राई करने के लिए एक हमारे कॉलेज में स्टार्टअप हैकाथॉन हुआ था, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो वहाँ पे मुझे एक्सपोज़र मिला कि अच्छा इतने सारे वर्टिकल्स होते हैं, ये बिज़नेस होता है। तो एक बिज़नेस पर्सपेक्टिव से भी मुझे पता लगा कि अच्छा इन कंपनीज़ में ऐसा डेटा भी प्रोड्यूस होता होगा। तो वहाँ तो मैंने अपना जो स्टार्टअप आइडिया था वो प्रेज़ेंट किया, वहाँ पे भी मुझे प्राइज़ मिला था। तो वहाँ होने के बाद 5th सेमेस्टर निकला मेरा, 6th निकला। तो 6th के बाद क्या होता है, सबको पता हो जो बीटेक कर रहे हो, उनको माइनर प्रोजेक्ट रहता है, तो माइनर प्रोजेक्ट मैंने खत्म किया, फिर मैंने इंटर्नशिप की पाइथन में एक कंपनी में। तो वहाँ पे भी मुझे कुछ ज़्यादा ख़ास हुआ नहीं, ग्रोथ के मुझे सीखने को मिल रहा था, फिर मैंने वहाँ से छोड़ा। और फिर 7th सेमेस्टर के जैसे ही एग्ज़ाम्स खत्म हुए, फिर मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, अब टाइम आ गया, अब मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए। अब मुझे कुछ प्रॉपर्ली ध्यान देना पड़ेगा ताकि मैं इस फील्ड में जा सकूँ। तो फिर मैंने स्टार्ट किया देखना कि अच्छा ठीक है, क्या मिल रहा है मुझे, क्या सही सोर्स कहाँ मिल रहा है मैंने। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, बहुत सारे चैनल्स मिले कि अच्छा ठीक है, हम यहाँ पढ़ाते हैं, ऐसा पढ़ाते हैं। पर एक चैनल जो मुझे मिला वो स्वाति मैम का था। तो मैंने वहाँ से पहले पढ़ना स्टार्ट किया और मैंने कम से कम आधा पाइथन पढ़ लिया था। तो मुझे स्टार्ट हुआ कि क्लिक हुआ जब मैंने कोर्स के बारे में जाना, तो मुझे क्लिक हुआ कि अच्छा ठीक है यार, क्यों ना कोर्स मतलब लेके देखते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा प्रोसेस। अच्छा ठीक है, पहले ये सीखेंगे फिर ये सीखेंगे। तो मैंने इसी वे से लिया था कि एक मुझे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिल जाएगा, प्रॉपर लर्निंग मिल जाएगी। तो मैंने कोर्स खरीदा, बट मुझे सही बताऊं तो एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन इतनी भी नहीं थी कि अच्छा ठीक है इतना अच्छा कोर्स निकलेगा। तो मैंने जैसे ही वो स्टार्ट किया तो वो जो स्टेप बाय स्टेप जो वीडियोस थी एक टॉपिक पे, मैंने बाकी जगह जब मैं बाकी सोर्सेज से जब मैं पढ़ रहा था पहले, तो वहाँ ना एक टॉपिक पे एक ही वीडियो या एक टॉपिक की एक डेढ़ घंटे की वीडियो ही थी। लेकिन इस जब मैं इस पे आया द आई स्केल पे, वहाँ पे एक टॉपिक पे 3 वीडियो मिनिमम या 4 वीडियो 5 वीडियोस थी, और डिटेल थी कि अच्छा ठीक है, पहले कंसेप्ट समझा दिया, फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स। वो एज अ फ्रेशर कोई भी अगर उस ब्रांच का भी है तो वो तो रिलेट करेगा ही, लेकिन जो दूसरी ब्रांच का है जो रिलेट ही नहीं कर पाता सीएसआईटी के कंसेप्ट से कि अच्छा ये क्या है वो क्या है, वो इजिली इतना अंडरस्टैंडेबल था किसी भी कैंडिडेट के लिए। तो वो मैंने स्टार्ट किया और वो धीरे धीरे एक एक टॉपिक पकड़ के और एक टॉपिक पकड़ के उनको डीपली समझ के अच्छा ठीक है ये होता है। फिर उसको प्रैक्टिस किया मैंने हैकर रैंक्स और खुद के डेटा सेट उठा के कैगल पे मैं प्रैक्टिस करता था। धीरे धीरे मैंने अप्रैल में शायद कोर्स बाय किया था और मेरा प्लेसमेंट हुआ था जून में। मेरा इंटरव्यू शायद 2 जून या 3 जून को था। तो उससे उससे पहले मैंने 5 6 इंटरव्यू दिए थे जिसमें सिलेक्शन भी हुआ था, बट थोड़ा फाइनेंशियल वो एक्सपेंसेस कम प्रोवाइड कर स्टाइपेंड कम प्रोवाइड कर रहे थे, और एक जगह में रिजेक्ट भी हुआ था तो मैं नहीं गया। फाइनली यहाँ पे जाके हुआ और मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया था। मैं सही बता रहा हूँ आपको, मैं थोड़ा फास्ट पेस हूँ कि मुझे पहले कंसेप्ट पता लग जाए फिर मैं उनको रिवाइज करूँ। तो मैंने वो जो कोर्स है वो मैंने खत्म करके एक दो मतलब आधा कोर्स मैंने दोबारा पढ़ लिया था जून तक। और जब मैंने इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू में भाई किसी का अगर कम इंग्लिश कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, मेरा जैसे अभी इतना अच्छा नहीं है, तो मुझे था नर्वसनेस होती थी कि अच्छा ठीक है क्या होगा कैसा होगा। तो मैं पहले भी इंटरव्यू दे चुका था, तो अब तो ऐसा था कि अच्छा ठीक है रिजेक्शन हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैं गया इंटरव्यू मतलब ऑनलाइन मोड पे था इंटरव्यू, और मेरे सामने जो अभी जो मैनेजर है मेरी कंपनी में वो थे और मेरे टीएल थे। तो वो दोनों ने इंटरव्यू लिया, उन्होंने कंसेप्ट पूछे मेरे से पावर बीआई के और एसक्यूएल के। तो जितने भी कंसेप्ट थे मैंने प्रॉपर्ली उनका आंसर किया, और उन्होंने मुझे कुछ एडवांस कंसेप्ट भी पूछे जिनका मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन बहुत अच्छे से किया था कि अच्छा ठीक है जिनका मुझे जवाब नहीं पता उनका ऐसे जवाब देना है। तो मैं
एज़ अ फ्रेशर जैसे-तैसे करके उनका जवाब दे दिया था कि अच्छा ठीक है, मुझे कांसेप्ट नहीं पता पर मैं आई एम रेडी टू लर्न दैट एंड जो भी है, वैसे जो आप इंटरव्यू में आंसर करते हो, तो मैं पढ़ के गया था वो चीज़। और सबसे इम्पोर्टेंट जब मैंने कंपनी में जॉइन किया, आप तो जो भी देख रहे हैं, जब मैंने कंपनी में जॉइन किया तो मुझे फर्स्ट बात जो मेरे टीएल ने ये कही थी कि तुम्हारा हमें सबसे अलग मतलब तुम्हारा जो प्रोफाइल अलग इसलिए लगा क्योंकि तुम्हारा रिज्यूमे बहुत अलग था। तो मैंने वो जो अपना रिज्यूमे बनाया था एटीएस फैमिली, वो मैंने बहुत रिसर्च के बाद बनाया था कि कैसे शो करना है। तो जब मैं फर्स्ट डे ज्वाइन हुआ तो मेरे टीएल बहुत अच्छे हैं, मतलब भाई लकीली चांस बहुत अच्छे एज अ बड़ा छोटे भाई कंसिडर करते हैं। तो उन्होंने कहा कि तेरे को ना सबसे ज्यादा अलग इसीलिए क्या क्योंकि तेरा रिज्यूमे बहुत अलग था। तो फिर मैंने बताया और फिर धीरे-धीरे करके पहले तो 2 हफ्ते ऐसे गए कि क्या चल रहा है यहाँ पे डेटा ऐसा समझ ही नहीं आता था कि तो क्या डेटा है ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्योंकि 6 वर्टिकल्स हैं कंपनी में, मतलब ग्रुप में जो है 6 वर्टिकल्स हैं, 6 कंपनीज़ है और सबका डेटा अलग-अलग है। सबको एक वर्टिकल है वेल्थ का, मतलब उसमें स्टॉक ट्रेडिंग जो डेटा होता है वो आता है। तो पर ट्रेड का जो डेटा होता है उसमें बहुत सारी टर्म्स होती है कि ये डेरिवेटिव्स है और अलग अलग चीजें होती हैं। तो मैं तो ऐसा हो गया कि अरे इसका डेटा है, मैं कैसे पढ़ूंगा, क्या होता है, ये कुछ नहीं आ रहा मेरे को और जो पहले से प्रोजेक्ट हो रखा था, एक जो पहला प्रोजेक्ट था क्योंकि कंपनी में अभी से एनालिटिक्स का काम स्टार्ट हुआ है फरवरी से, तो जो पहले हो चुका था तो उसको जब मैंने वो डैशबोर्ड देखा तो मैंने कहा कि अरे ये कैसे बनाया होगा। फिर जब धीरे-धीरे 1-2 हफ्ते निकले और मुझे टर्म समझ में आने लगी, अच्छा ये डेटा इसको ऐसे कहते हैं, इसका ये मेजर है, ऐसा है। फिर मैंने जब वो पूरा देखा तो अच्छा मैंने कहा ये सब ठीक है, ये अब ऐसे बनता है, ये ऐसे होता है। फिर मुझे पता लगा, फिर मुझे जो पहला प्रोजेक्ट मिला वो था रियल एस्टेट का, मतलब मुझे रियल एस्टेट का जो डेटा होता है, जो ब्रोकरेज होते हैं, हाँ, तो वो मुझे प्रोजेक्ट मिला जिसमें मुझे कैलकुलेट करना था कि एक्सपेक्टेड ब्रोकरेज क्या है, किस मंथ में कितना ब्रोकरेज आ रहा है। तो वो बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि डेटा नॉर्मलाइज करना था, सिर्फ बहुत टफ टास्क था वो कि क्योंकि इतना डेटा अलग अलग जगह पड़ा था और वहां से फिर डेटा एक जगह पे लाना बहुत डिफिकल्ट टास्क था वो। और डेटा इतना मैसी डेटा था वो कि क्या बताऊं मैं। तो जैसे तैसे करके मैंने 3 दिन लगा के इसको 3 दिन लग गए थे मेरे को एसक्यूएल कोड लिखते लिखते। और फिर मैंने उसको एक जगह पे लाया और जब वो हुआ, वो टास्क जब मैंने कंप्लीट किया तो सर जो टीएल थे मेरे वो खुद हैरान हो गए थे कि अरे इतना इतना जल्दी कैसे हो गया, इतना मैसी डेटा था और ये सब। मैंने कहा सर हो गया, अब जैसे तैसे करके किया। आशीष, जब काम में मेहनत ऐसा होता है ना कि जब मेहनत वाला कोई काम होता है और आपको लगता ही नहीं कि अरे मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको उसमें मज़ा आने लगता है, तभी कोई इंसान असल मायने में मेरे को ऐसा लगता है कि सक्सेसफुल होता है। और कितनी खुशी होती है एज़ अ एजुकेटर भी आपको देख के कि जब कभी क्लास के प्रोजेक्ट्स कराने से लेकर आज आपको अपनी कंपनी में करते हुए प्रोजेक्ट्स उसके चैलेंजेस जो आप फेस कर रहे हैं और वो काम जो कंपनी में 6 महीने का ड्यूरेशन लेता है वो आप 2 महीने में करके दे रहे हैं। तो ये बेसिकली सुन के सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि हाँ, हमारा जो सिक्का था वो खरा सोना है बोल सकते हैं हम कि इतनी मेहनत करना। क्योंकि मैं खुद जैसा आपसे बात भी हो रही थी कि सुबह के 8 बजे से बैठना और रात के 8 बजे तक बैठ के अपनी चीज़ों को लर्न करना, स्किल सेट सीखना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है आशीष। और आपको भी बोलते होंगे अरे आपका तो बैकग्राउंड बायोटेक का है, तुम तो आईटी से बिलॉन्ग भी नहीं करते हो और तुम्हारा तो टियर 3 कॉलेज है, तो कैसे प्लेसमेंट होगा? यस मैम। ये चीज़ें आपने बहुत सुनी होगी। इसके बारे में कैसे आप डील करते थे? इसके बारे में थोड़ा बताइए लोगों को, क्योंकि मेन ना लड़ाई इंसान पहले यहाँ से जीतता है। अगर दिमाग से हमने माइंडसेट बना लिया तो आधी लड़ाई हम जीत लेते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कैसे आप मैनेज करते थे? कैसे द स्किल के भी जो लेक्चर्स आपके रहते थे, आपके यहाँ पे भी लाइव क्लासेस होते थे, कैसे सारी चीज़ों को आप मैनेज करते थे? इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करिएगा। मैम बेसिकली जैसे आपका जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का कि टियर 3 कॉलेजेस और बैकग्राउंड बोल सीएसआईटी का नहीं था मेरा। तो मुझे मैंने जब स्टार्ट किया था डेटा एनालिटिक्स के बारे में पढ़ना, तो उस टाइम पे ही मुझे पता था कि ज़रूरी नहीं है कि आप आईटी और सीएस की ब्रांच से ही रहो। बेसिकली आईटी में अभी मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप आईटी या सीएस से ब्रांच से ही रहो। आप एमबीए तो जाते ही हैं, लेकिन कोई भी ब्रांच एंटर कर सकती है। बट वो रहता है कि आपको अगर हो तो आपको एडवांटेज रहता है कि हाँ, मुझे कंसेप्ट पता है और मेरी कोई भी प्रेफर सीएस या आईटी वाले को ही करेगा अगर बाकी कैंडिडेट्स हैं मेरे सामने, क्योंकि उनको कंसेप्ट पता होंगे जो
आईटी फील्ड में यूज़ होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा था कि जब बाकी लोग कर सकते हैं, मैंने भी कुछ लोगों को देखा था जो अभी गूगल या माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी बायजूस हो गया और जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, तो इन सब कंपनीज़ में अभी काम कर रहे हैं जो प्रॉपर उस फील्ड के नहीं है। तो मैंने कहा ये सब कर सकते हैं तो क्यों नहीं, और मैं इतना मेहनती हूँ, मैं तो करूँगा ही, हैं? तो फिर मैंने वो जब स्टार्ट किया था तो मुझे कभी वो थॉट आया ही नहीं कि मैं किसी और फील्ड का हूँ। मतलब एक होता है, डाउट होता है कि मैं किसी और फील्ड का हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा। वो चीज़ मेरे मन में नहीं आई थी। मुझे था कि मेरे को करना तो फिर करना है, वो चीज़ नहीं थी कि मैं मेरे लिए ये डिसएडवांटेज है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डिसएडवांटेज एडवांटेज में कन्वर्ट होता है जब आप मेहनत करते हो, हार्ड वर्क करते हो और कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लेते हो उस चीज़ का। अगले बंदे को काम जो भी कंपनी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं भी कभी कभी बिज़नेस रन करूँगा, तो मैं उसी कैंडिडेट को चूज़ करूँगा जिसको काम आता है। ये नहीं देखूँगा कि वो उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या नहीं है। अगले बंदे को काम ही चाहिए। तो मेरे को ये थोड़े कांसेप्ट पता थे और मैंने इससे डील किया। टियर 3 जैसे आपने कहा, तो वो मेरे जो बाकी जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरे एक्चुअल जो फ्रेंड्स सीएस और आईटी की ब्रांच से थे, मैं आपको कहूँगा तो अभी तक किसी की जॉब नहीं लगी है जो सीएस ब्रांच से कंप्यूटर साइंस कर रहे थे। तो मेरे को वो टियर 3 जैसा आपने कहा कि टियर 3 का था, वो भी मेरे मन में कभी नहीं आया। क्योंकि मुझे मेरे पास ज़रूर इंग्लिश कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था, बट जो लोगों से बात करने का था कि रिजेक्ट होंगे तो हो जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं। बात तो करे, पहले कुछ तो इनपुट निकले। तो वो चीज़ थी मेरे में, कोई दिक्कत नहीं है। उनके पास एडवांटेज होता होगा कि अच्छा ठीक है। लेकिन अंटिल मैं ट्राई नहीं करूँगा, मैं कुछ करूँगा ही नहीं ये सोच के कि कुछ होगा ही नहीं, तो फिर तो होगा ही नहीं। ट्राई तो करना चाहिए किसी चीज़ के लिए, तो वो चीज़ टियर 3 पे भी मेरे मन में थी ही नहीं कि मैं दूसरे बैकग्राउंड से हूँ या मैं टियर 3 से हूँ। मेरे में मन में था ही नहीं वो कभी। फिर जब मैंने स्टार्ट किया कोर्स लेके, तो जब मैं पढ़ता था तो कुछ ना कुछ डाउट्स आते थे। तो जब मैं लाइव डाउट क्लास जॉइन करता था, तो मुझे लगता है आयुष सर ने कभी नोटिस नहीं किया होगा, तो मैं उनसे डाउट्स ना, मेरे ही खाली डाउट्स आधे-आधे घंटे के होते थे। एक चीज़ मैं पूछता था उनसे, तो मुझे ऐसा लगता था वो भी इरिटेट हो रहे हैं। तो पर नहीं, वो भी उनको भी मज़ा आता था, ऑब्वियस सी बात है। तो अभी जब मैं उनसे डाउट पूछ रहा था 2 हफ्ते पहले, जो प्रोजेक्ट लेट था, उसपे भी मैंने कम से कम 40 मिनट ले लिए थे उनके। तो मेरे को मतलब एक्सपोज़र लेना था, तो मैं उनसे डाउट ऐसे पूछता था कि सर अच्छा मैंने ये चीज़ की है, इसकी एप्लीकेशन इंडस्ट्री लेवल पे क्या होती होगी? तो मैंने हर जो डाउट था उसमें यही चीज़ रिलेट करके पूछता था और बहुत हेल्प किया। मैं आयुष सर का सही में, मतलब उन्होंने जैसे वो एक्सप्लेन करते थे ना, बहुत वो इतना अच्छा लगता था कि सिम्प्लीफाई करके जो वो बताते थे ना, बहुत ही ऐसे आसानी से समझ आता था सब कुछ। और बाकी जो आपकी क्लासेस थी, जो मैंने पाइथन पढ़ी वहाँ से, मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं हैदराबाद गया था, तो मैंने वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैं मतलब इतना सीरियस होके नहीं पढ़ा था, लेकिन बेसिक्स मुझे आते थे। लेकिन वो जो आपने जब पढ़ाया ना मुझे, तो वो लगा ही नहीं कि मेरे को आते ही नहीं है। मतलब मुझे रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। मतलब वो इतने ज़्यादा वो अटैच हो गए थे कि हाँ, क्लिक हो गए थे माइंड में कि अब आते हैं, इसको रिवाइज़ करूँगा, लेकिन इतना भी नहीं है कि चलो ठीक है कि भूल जाऊँगा मैं कभी ऐसा। वो जो हायरार्किकल वाइज़ जो होता है कि अच्छा ठीक है, इसके बाद ये टॉपिक, फिर ये करेंगे, वो करेंगे। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कोर्स में। और मैं मतलब बहुत सही में जो फर्स्ट पाइथन मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने एसक्यूएल पढ़ा था, फिर पावर बीआई पे आया। अब मैं पावर बीआई का, क्योंकि मैं यहाँ पे पावर बीआई पे मेन काम करता हूँ, तो वहाँ सर ने ना एक चीज़ बहुत अच्छी यूज़ की है, फाइनेंशियल ईयर वाइज़ निशांत सर के बाय टीडी। पावर बीआई के प्रोजेक्ट्स की आप हाँ, बात कर रहे हैं? हाँ, यस मैम। उसमें बाय टीडी, एमटीडी, ये यहाँ पे क्योंकि फाइनेंशियल हुँ, सब हुँ। कुछ होता है ट्रेडिंग रिलेटेड। तो वो चीज़ मेरे को वहाँ यहाँ बहुत हेल्प की उन्होंने, मतलब वो जो कांसेप्ट थे, मेजर्स जो सर ने बताए थे पढ़ाए थे, तो जो वो मुझे लगा कि अच्छा इसके अलावा भी कुछ होता होगा, पर जो सर ने वो पावर बीआई में सब बताया है, उसके अलावा अभी मैंने कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं किया, क्योंकि इसमें मेन डेट्स का ही है कि अच्छा स्टेक होल्डर को कल का देखना है, फिर इस महीने का देखना है, इस फाइनेंशियल ईयर का देखना है, ओवरऑल देखना है, पिछले फाइनेंशियल ईयर का देखना है। तो वो मैंने मेजर्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जो सर ने पढ़ाए थे उसमें। और मैम जो आपने पाइथन पढ़ाई थी ना, उसमें अभी एक प्रोजेक्ट आया था, तो उसमें मैंने डेटा क्लीनिंग बहुत, मतलब इतना, मतलब मैं
वो पांडास नंपाई यूज करके और बेसिक मैटप्लॉटलिब यूज किया था मैंने, क्योंकि बेसिक डेटा क्लीनिंग करनी थी। तो वो यूज करके मैंने अभी एक प्रोजेक्ट किया था, उसमें डेटा क्लीन किया था, और फिर बेसिकली हायरार्किकल वाइज एक डेटा था, तो उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल था, तो वो चीज मैंने की थी। तो अभी तक ऐसा कोई टूल नहीं है जो अभी कोर्स में नहीं था और मैंने यूज नहीं किया। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है जो यूज में नहीं आया, जो कोर्स में बताया और वो यूज में नहीं आया। मुझे एक एक कंसेप्ट यहाँ पे याद आता है कि वो कंसेप्ट कोर्स में था और मुझे यहाँ पे काम था। तो वो चीज बहुत अच्छी थी। तो और एक और चीज, डेटा मॉडलिंग पढ़ाई गई है। डेटा मॉडलिंग में ना, तो डेटा मॉडलिंग जब मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी, मैनी टू वन वन टू मैनी, तो वो बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। और मुझे जब मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट किया था, तो उसमें इतना था कि यार इसमें कनेक्शन नहीं बन रहा है, ऐसा वैसा ऐसा वैसा, तो थोड़ा मुझे लग रहा था। तो जैसे मैं करने लग गया और वो होने लग गया और मुझे याद आ गया, अच्छा ठीक है ऐसा है, तो वो बन गया काम। आशीष, मतलब सबसे अच्छी बात है ना जो आप बोले कि मैम मैंने कभी दिमाग में लेके ही नहीं आया कि मेरा ब्रांच अलग है या मैं टियर 3 कॉलेज से बिलॉन्ग करता हूँ। और यही रीज़न है आशीष कि ये चीज़ आप सोचे ही नहीं, ये कभी दिमाग में आया ही नहीं, इसीलिए आप 3-4 महीने के अंदर पूरी कड़ी मेहनत करके अपने आप को प्रूव करके आप प्लेस्ड हो पाए हैं। तो ये चीज़ सच में कमेंडेबल है, जितनी भी बातें आपने बोली है। और जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने बोला है ना, बहुत लोगों को बहुत छोटे-छोटे शहरों से हमारे यहाँ पे देश पे काफ़ी लोग हैं, जिनका इतना अच्छा एकेडमिक नहीं होता है। जैसे आपने बोला मैम मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, इस बात को कबूल कर लेना और इसके लोग इसको दिमाग में बिठा लेते हैं कि अरे नहीं हमारी इंग्लिश नहीं है तो हमारा हो नहीं पाएगा। आप जैसे वो स्टूडेंट होते हैं कि इंग्लिश ऊपर-नीचे चल जाती है, सामने वाले को सिर्फ काम से मतलब होता है कि आपका काम कितना सॉलिड है और आप इंसान कितने सॉलिड हो। जैसे आप बोलते हो ना कि मैं कभी टी ब्रेक्स नहीं लेता, मैं मेहनत करते रहता हूँ, तो वो चीज़ आप जिस भी कंपनी में जाएँगे, अभी आपके टीएल, आपके मैनेजर्स आपके साथ इतने अच्छे से बॉन्ड इसलिए बिल्ड कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि आप कितने ज़्यादा मेहनती हो। 6 महीने के काम को कोई एक इंसान 2 महीने में करके दे देता है, इससे बड़ा कुछ नहीं होता किसी कंपनी के लिए भी। तो आपकी जो एक्टिविटीज़ है, जो मेहनत करने का आपके अंदर जो जज़्बा है ना, यही चीज़ आपको आगे लेके जा रही है। मैं ना एक चीज़ आशीष आपसे थोड़ा जानना चाहूँगी इसके बारे में। पहले तो हमें थोड़ा-सा ये कम्युनिकेशन वाला जो चीज़ है, जो बहुत लोग डरते हैं इसके लिए, इसके बारे में बताना। दूसरी चीज़ कि हम लोग का प्रोजेक्ट का इतना इम्पोर्टेंट महत्व होता है, लोग ये सोचते हैं कि हमने तो पढ़ लिया तो हमारा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपने जो पढ़ा है उसके आपको प्रोजेक्ट्स एंड टू एंड बनाने होंगे। कुछ लोग बहुत छोटे से प्रोजेक्ट्स बना के चले जाते हैं और सोचते हैं हमारा जॉब नहीं लग रहा, हम तो कब से लिंक्डइन पे यहाँ-वहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट्स जो करने हैं वो एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स की क्या खास बात होती है, जैसे हम क्लास में भी डिस्कस करते थे, हर लेक्चर में मैं बोलती थी कि एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसका क्या कुछ एक्सपीरियंस हुआ, इसके बारे में थोड़ा गाइड करिए बाकी के स्टूडेंट को, ताकि उनको हेल्प मिले उनके प्लेसमेंट के लिए। सो मैम, मैम जैसे आपने कहा कि फर्स्ट पार्ट की कम्युनिकेशन, तो मुझे ऐसा लगता है जो कैंडिडेट है ना, वो अपनी मेहनत को सीरियस लेते हैं कि अच्छा मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं, वो ऐसा समझते हैं। एक एटीट्यूड जो ईगो पे बात आ जाती है उनकी कि ये इतनी मेहनत काफी है, बट मुझे लगता है कि उन्होंने मेहनत की ही नहीं है। बेसिकली जैसे मैंने कहा कि कम्युनिकेशन, मुझे पता था कि मेरा इंग्लिश कम्युनिकेशन में नॉर्मल बात जैसे होता है कि अब जब को किसी को दिखाना नहीं होता है, तो आप अच्छा बोलते हो इंग्लिश में, और जब आपके सामने कोई आ जाता है ना आपसे अच्छा, और तब आप एग्जैक्टली। नर्वस हो जाते हो। हाँ, तो मतलब मेरे साथ भी ऐसा ही था, मैं कोई अलग नहीं हूँ। बट मुझे ऐसा था कि अगर मेरे कंसेप्ट क्लियर होंगे और मैं बेसिक इंग्लिश में भी अगर मैं उनको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ अच्छे से, तो मेरे लिए उतना काफी था। और मैंने आपको सही बता रहा हूँ, मैंने इंग्लिश की प्रैक्टिस कभी नहीं की, क्योंकि मेरा वो था कि मैं इंटरव्यू में इतना बोल लेता था कि उनको समझ में आ जाए, इतना काफी था मेरे लिए। और इतना था कि कंसेप्ट इतने अच्छे पढ़ के गया था, और मेरे दिमाग में मैंने जैसे कहा कि वो टेयर थी, और जब दो मेरे इंग्लिश में भी नहीं आया कि मेरी इंग्लिश खराब है और मुझे इस पे काम करना चाहिए। पर अभी भी है कि हाँ, मुझे अगर आगे लेवल पे जाना है, कम्युनिकेट करना है, तो वो सीखनी पड़ेगी, वो तो है ही मन में। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर मैं डर के रह जाऊंगा, करूंगा ही नहीं ट्राई, तो फिर तो वो होगा ही नहीं। और मैं एक सजेस्ट करूंगा जितने भी कैंडिडेट हैं उनको, कि आप ना हाथ पैर मारो, आप लिंक्डइन पे जाओ, ठीक है, ऑपरेटिंग सर्चिंग करो, कनेक्शंस बनाओ। कनेक्शन, मैंने इतना पर्सनल गाइडेंस लिया लिंक्डइन पे लोगों पे, जितने डेटा एनालिस्ट थे, डेटा साइंटिस्ट थे, कि क्या करना चाहिए मुझे, और उनके इतने वैल्यूएबल। पहले तो मुझे एक और चीज, जो भी लिंक्डइन मैसेज कोल्ड मैसेजिंग करता है, कोल्ड डीएम्स करता है, हर किसी से रिप्लाई नहीं आता।
हर किसी से रिप्लाई नहीं आता तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि अरे मैंने एक को मैसेज किया। आप जब तक कम से कम 500 लोगों को मैसेज नहीं करोगे तब जाके 2-4 लोग मैसेज आपका रिप्लाई नहीं करेंगे। तो वो नहीं, आपको हाथ पैर मारते रहने जब तक रिजल्ट नहीं, कब तक नहीं आएगा रिजल्ट, आएगा वो किसी ना किसी दिन टाइम तो आएगा ही। तो वो हाथ पैर मारने ही पड़ेंगे। तो वो चीज था, आप ऑपरेटिंग सर्चिंग करो, आप लोगों से कनेक्ट हो, आप दूसरे, आपको पता लगेगा। अच्छा, आप जब खुद ट्राई करोगे चीजों को तब आपको पता लगेगा अच्छा ठीक है। जैसे मुझे अब पता लगा कि नौकरी और इंडीड जरूर जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आजकल जब मैं कंपनीज में देखता हूँ तो इतना प्रेफरेंस नहीं है उनको, मुझे मेरे पर्सनल लेवल पे इतना प्रेफरेंस नहीं है जितना लिंक्डइन पे वो जाके हो रहा है। एग्जैक्टली। ठीक है। और अगर हम कंपैरिजन करें इंडीड और नौकरी का बाकी जॉब पोर्टल से, तो वहां से भी लिंक्डइन और इंडीड ज्यादा है, क्योंकि वहां पे भी इतनी जरूर जॉब पोस्टिंग होती है वहां पे, बट आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत कम है। तो जब आप ये चीज ट्राई नहीं करोगे, रजिस्टर नहीं करोगे किसी जॉब पोर्टल पे, और फिर डेली अप्लाई नहीं करोगे, जब आपको पता लगेगा यार ये इस जॉब पोर्टल पे मेरे को जॉब्स नहीं मिल रहे, तो मैं किस जॉब पोर्टल पे जाऊँ, मैं इसको छोड़ के लिंक्डइन पे कब जाऊँ। लिंक्डइन पे कुछ लोग होते हैं वो खाली जॉब सेक्शन में जाएंगे, वो इजी अप्लाई का बटन दबाते हैं और उनको लगता है कि अरे मेरे को कॉल क्यों नहीं आ रहा है, और उसके नीचे ही एग्जैक्टली। लिखा होता है 1000 अप्लाइड और 16,000 10,000। तो आप उसी टाइम पे आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन करना पड़ता है कि अगर ये 16,000 है, क्या फर्स्ट ऑफ ऑल क्या वो मेरा रेज्यूमे जब जाएगा, वो सॉफ्टवेयर है जब वो स्कैन होगा, क्या मेरा वो इतना करेक्ट है कि वो पास हो जाएगा। पहली चीज तो यही दिखनी चाहिए। जब आपने वो रेज्यूमे बेसिक जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है किसी भी रिक्रूटर के सामने, जब आपने उस पे ही मेहनत नहीं की है, तो आप कैसे कह सकते हो कि मैंने बहुत मेहनत की है। जब आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही कुछ खास नहीं होगा, तो आप कैसे कह सकते हो कि अरे मेरे को रिजेक्शन हो रहा है, मैंने इतनी जगह अप्लाई कर लिया, ये हो गया। जरूर जॉब मार्केट है अभी, जिनको जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है उनको भी जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन आपको जो दूसरी फील्ड से आ रहे हैं, जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं एज अ फ्रेशर लेवल पे, और जो मेहनत नहीं कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो मुझे ऐसा लगता है उनको सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं होता। दूसरा आपने क्या कहा था? मैंने प्रोजेक्ट्स के बारे में कहा था कि एंड टू एंड प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट्स, क्योंकि आप ही वो सिंसियर स्टूडेंट थे जिस जो क्लास में एक्टिवली आके डाउट्स पूछना, प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना। तो हम हमेशा कहते हैं आशीष की एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, कि इसलिए भी क्योंकि अभी जब आप कंपनी के अंदर काम कर रहे हो तो भी आप वहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे ही काम कर रहे हो। तो आपको रिक्रूटर तभी लेगा जब आपकी प्रोजेक्ट्स बहुत सॉलिड होंगे, कि आपको सच में काम आता है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या कैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह पे आपका क्या कुछ रहेगा गाइडेंस बाकी लोगों को जो अभी ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है ना कि अरे मार्केट में ग्लिच है, फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिल रहा। तो ऐसा नहीं है, ऐसे आशीष ऐसे बहुत सारे ऐसे मेहनती लोग हैं जो इस क्रंच मार्केट में भी प्लेसमेंट क्रैक कर ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास स्किल्स है, उनके पास उतना जज्बा है कि वो मेहनत कर सकते हैं। यस मैम। तो बेसिकली मैम, जब मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था पाइथन में, जो प्रोजेक्ट था एक कोविड-19 का था, एक और था प्रोजेक्ट में अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन कोविड-19 का था, और एक हाँ व्हाट्सएप चैट एनालिसिस था जिसमें। हम्म। तो उसमें जितने भी कोड हुआ था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब वीडियो के साथ ही मैं कर रहा था, तो जब मैंने कर लिया, मैंने सोचा मुझे लगता है कि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर कोई मेरे को आगे बोलेगा अच्छा तू कोड लिख के दिखा, मेरे को ये सेम प्रोजेक्ट तो खुद से करके दिखा हम्म। बिना वीडियो के। तो मैंने कहा कि नहीं यार, खुद ट्राई करते हैं। तो जब मैंने वो ट्राई किया, मुझे पता लगा कि अच्छा चाहिए, कंसेप्ट क्लियर नहीं है अभी मुझे। तो वो सेल्फ रियलाइजेशन मेरे में हमेशा था। तो फिर मैंने ट्राई और पढ़ा और पढ़ा, फिर वो मैंने प्रोजेक्ट किया, फिर मैंने सोचा ठीक है अब इससे रिलेटेड ही कुछ और प्रोजेक्ट करते हैं। तो मैंने एक प्रोजेक्ट किया था आईपीएल डेटा सेट पे। तो मुझे जैसे क्रिकेट में बहुत शौक है और मैं खेलता भी था, तो मैंने ऐसी विजुअलाइजेशंस बनाए थे जिसमें मैं क्रिकेट का फोरकास्टिंग करता था। मैंने पर्सनली भी पढ़ा था वो कैसे फोरकास्टिंग करते हैं। तो मैंने वो चीजें पढ़ाई कि अच्छा ठीक है इस पे ऐसा हो सकता है वो। तो वो मैंने इंटरव्यू में एक कोविड-19, मैंने तीनों प्रोजेक्ट ना शॉर्ट शॉर्ट ब्रीफ में इंटरव्यूअर को, जो मेरे टीएल थे और जो मैनेजर थे, उनको मैंने ब्रीफ किया था कि ये मैंने ये प्रोजेक्ट किए। और मैंने ना एक पर्सनल अमेज़न करके जो था प्रोजेक्ट था पावर बीआई में, वो मैंने वो मैंने किया। और एक और प्रोजेक्ट मैंने पर्सनली किया था, क्योंकि मुझे डैक्स में लिखता था, पर डैक्स में इतना कुछ था नहीं, और मुझे क्वेश्चंस आ गए थे वहां से कि डैक्स में ऐसा डैक्स में बताओ क्या, हम क्या बेसिक जो मेजर्स होते हैं वो सब बताओ। तो लकीली कि मैंने पढ़ा था, तो मैं सही बता रहा हूँ,
मुझे जब मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा तो उसमें डेटा एनालिस्ट लिखा था, तो उसपे बीआई डेवलपर ने लिखा था, बीआई एनालिस्ट ने लिखा था, तो मैंने कहा इसमें एनालिस्ट है तो या तो पाइथन पे होगा, एसक्यूएल पे होगा, तो मैंने पावर बीआई पे इस पर ध्यान नहीं दिया, और वहां पर पाइथन पे तो मैंने ब्रीफ कर दिया कि अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा अब ये मेन है, हम आपको इस पे काम करना, आप इससे रिलेटेड बताओ। तो जैसे उनके क्वेश्चंस आए, फिर उन्होंने बेसिक जो मेजर्स होते हैं, कैलकुलेट सम एक्स है, मैक्स एक्स क्या होता है, फिल्टर क्या होता है, वैल्यूज क्या होती है, अच्छा डेट एमटीडी क्या होता है, तो लकीली उस टाइम पे ना वो सर का मेरे को याद था। चलिए निशान सर सर ने जब आपके इंटरव्यू में काम आए आपको। तो मुझे याद था, तो मैं जब फर्स्ट क्वेश्चन का डेक्स से कैलकुलेट पे, तो जब मैंने कैलकुलेट वर्ड सुना ना, तो मैं थोड़ा हो गया कि अब तो गया मैं, अब मुझे नहीं आएगा। फिर जस्ट उसी मोमेंट पे मुझे क्लिक हुआ कि अच्छा नहीं, सर ने ये बोला था, और मैंने वो कन्वे कर दिया कि अच्छा हाँ ये ऐसे यूज होता है, और मैंने वो यूज किया भी था, जस्ट क्योंकि मैं पाइथन और एसक्यूएल पे ज्यादा ध्यान दे रहा था 2 दिन पहले, तो मेरे को वो थोड़ा क्लिक नहीं हुआ था, तो फिर मैंने सब अच्छे से एक्सप्लेन किया कैसे ये पैरामीटर यूज होते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। फिर मैंने सारा एक्सप्लेन किया, तो उनका मतलब रिएक्शन जैसा था वो, जब इंटरव्यू में थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगा था मैंने प्रॉपरली नहीं किया है। बट जब मैंने ज्वाइन किया तब मुझे टीएल ने कहा कि सबसे अलग कैंडिडेट थे तुम, सबसे मतलब जितने भी हमारे पास आए थे उनसे सबसे अलग रिज्यूमे था तुम्हारा, जो हमें फर्स्टली इम्प्रेस किया। उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया। यही जो आपका जुनून है ना आशीष, कि भले ही कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हो मैं तो कर लूँगा, मैं तो झेल लूँगा सारी चीज़ों को, यही चीज़ आपको अलग बनाती है बाकियों से। भले ये जो चीज़ें आपने बोली मैं इससे 100% एग्री करती हूँ आशीष। व्हाट्सएप चैट एनालिसिस का प्रोजेक्ट तो मैंने आपको क्लास में सिखाया था, लेकिन जो उसके लिए मेहनत आपने इतनी की है ना कि मैं प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कैसे करूँगा, गिटहब में मैं कैसे डालूँगा, एक दिन में लिंक्डइन पे लोगों को कनेक्ट करना, कोल्ड मेल करना, और ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि खुद को इतना कैपेबल हमें बनाना है कि ये सारी चीज़ें हम खुद से मैनेज कर पाएँ। और ये जो जुनून है ना आपका, ये मेरे को सबसे ज़्यादा लाइक इंस्पिरेशन है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि एक टीचर से एक स्टूडेंट ही सीखे, एक स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखता है एक टीचर भी। तो वो जो एक आपका कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैम कुछ भी हो, ये सिनेरियोज है, मैं इसको कर लूँगा, मैं मेहनती हूँ, मैं ये सारी चीज़ें झेल लूँगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस है आपका, यही आपके सक्सेस का सबसे बड़ा रीज़न है। किसी भी चीज़ को नहीं नहीं बोलना, जो मिल रहा है उसको खुशी से एक्सेप्ट करना, और उसको इतना बेहतर तरीके से काम आप करते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट आशीष, कि जो आपके अंदर जुनून और एक मेहनत है ना, कि ये जब तक नहीं होगा तब तक मैं कुछ और नहीं कर रहा। जैसे बाकी लोग को हम देखते हैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, लेकिन ये हाँ, क्वालिटीज़ जो हैं, ये डेफ़िनेटली इसको आगे भी इसी तरीके से बना के रखिएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आशीष ये वो कैंडिडेट है, ये वो टैलेंट है जो आगे चल के भी बहुत बढ़िया करेंगे। इतना कॉन्फिडेंस एक टीचर को आपके ऊपर में बेसिकली है आशीष। तो मैं यही चाहूँगी कि आगे हाँ। भी आप इसे कंटिन्यू करें। और आशीष इस बेसिकली आज हमारे साथ निशान सर भी अवेलेबल हैं। मैंने उनको बताया कि आशीष आ रहे हैं, तो वो भी ज़रूर आपसे 5 मिनट आपको कांग्रेचुलेट ज़रूर करना चाहेंगे। Yeah. Hi Ashish. How's going? First of all, congratulations. थैंक यू सर। कैसा अच्छा है जा यार? रहा है सर अभी। कैसी रही जर्नी? आपको याद होगा फर्स्ट डे हमने बात की थी, मैंने कहा था कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और आज फाइनली वो दिन आ गया है। यस सर। सो आई नो कि आपने बहुत मेहनत करके प्लेसमेंट लिया है, और आपकी मेहनत रंग लाई है, उसके लिए सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे तरफ से आपको। थैंक यू सर। जी। कैसा रहा पापा मम्मी का फीडबैक? बेटे का प्लेसमेंट हो गया? सर वो मतलब बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि मैं इतने अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं जी। तो मेरा भाई है टेक महिंद्रा में, बट एक उनको अलग एक्सपेक्टेशन है मेरे से, क्योंकि मैं हमेशा से एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स में और हर चीज में बहुत आगे था मैं। और यहाँ पे जब मेरा, क्योंकि वो उन्होंने मेरी जर्नी देखी, मैं घर पे ही प्रिपरेशन करता था, तो जब भी कहीं से मेरा रिजेक्शन होता था, तो पर्सनल लेवल पे मैं शो नहीं करता हूँ, मतलब मेरे चेहरे पे कुछ दिखता नहीं है कि मैं रिजेक्ट हुआ हूँ, लेकिन उनको पता लग जाता है, जैसे जैसे पता नहीं कैसे, बट उनको पता लग जाता है कि अच्छा यहाँ आज इंटरव्यू हुआ, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ हो गया और ये नहीं जा रहा है। तो जब हुआ मेरा, मैंने मतलब 2 दिन हो गए थे, मैंने घर पे बताया नहीं था, और मतलब जिस दिन टिकट कर रहा था, मैं टिकट बुक कर रहा था यहाँ के लिए, फिर मैंने बताया कि अच्छा मेरा हो गया है। तो ऐसे हो गया कि अरे तूने बताया नहीं,
और मेरा जो भाई है उनकी जॉब मतलब 3 महीने बाद लगी थी पास आउट होने के बाद। अच्छा। और मेरा हाँ, और मेरा ऐसा था कि मेरा जॉब मेरी पहले लग गई थी और मेरा फाइनल एग्ज़ाम बाद में था। जो फाइनल ओके, सेमेस्टर का एग्ज़ाम था वो बाद में ओके, हुआ और ओके। मेरी जॉब पहले लग गई। ओके, मतलब हाँ, 8 सेमेस्टर जब पढ़ रहे थे तभी आपकी जॉब लग गई, अभी जब हम लोग स्टडी यस, कर रहे थे तब, राइट? और सबसे मेन ब्रांच की बात ये कि बायोटेक्नोलॉजी वाले आप, राइट? यस जी सर, हाँ, जी मैं हाँ। बायो से हूँ। हाँ, तो मेरा मतलब 4 तारीख को कंफर्म हुआ था, 4 जून को कि अच्छा आप हुँ, सेलेक्ट हो गए हो। और मेरा 11 या 10 तारीख को फाइनल सेमेस्टर जो सबमिशन होता है प्रोजेक्ट का वो था। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को भी, अभी तक मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको भी अभी पता नहीं है कि मैं चलो, अभी काम कर रहा हूँ। तो ठीक मुझे है। मतलब ऐसे शो ऑफ करना किसी भी चीज़ का वो अच्छा नहीं लगता है, बट सही पता बात नहीं है। क्यों अभी मैं जब अपडेट अपडेट करूँगा तो लोगों को, अभी जी। मेरे क्लासमेट्स और बाकी फ्रेंड्स को पता लगेगा कि आशीष, अच्छा मैं क्या है ना, आशीष क्या है ना, अपनी जर्नी के बारे में लोगों तक बात पहुंचाना कि हम भी इस तरीके से चीज़ों को, टफ रास्तों को चुनते हुए हम आगे बढ़े हैं, वो एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है किसी भी सोसाइटी के लिए। क्योंकि क्या है, कोई भी स्टूडेंट सोचता है कि मेहनत नहीं, मेरे को शॉर्टकट मिल जाए कोई भी रास्ता, तो कोई भी टीचर आपको केवल और केवल इंटरव्यूअर के टेबल तक पहुंचा सकता है, राइट? जैसे आप एक इंटरव्यूअर के टेबल तक जी, पहुंचे, आपने कोई भी मेहनत का कोई भी शॉर्टकट को नहीं चुना, आपने हार्ड वर्क के साथ ही जॉब को क्रैक किया। और ये तो केवल एक शुरुआत है, अभी आपको और आगे बढ़ना है और मेहनत करनी है और भी अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। और देखो यार, फाइनेंशियल वीक बैकग्राउंड वाली जो चीजें हैं ना, वो हमारे देश का, हिंदुस्तान का, इंडिया का हर एक लड़का समझता है कि कॉलेज की स्टडी बिल्कुल। का फादर और मदर पैसा दे रहे हैं। कितने मुश्किल से पैसा देते हैं हम लोग मिडिल क्लास लोग। हमारे लिए हाँ सबसे ज्यादा सर। टफ होता है कि हम लोग कॉलेज की स्टडी तो कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ हम लोग अनएम्प्लॉयड रहे हैं यदि, तो बहुत ज्यादा दुख वाली बात होती है। तो मुझे ये बताइए सबसे चलिए सर। ज्यादा कि हमारे और भी जो पॉडकास्ट यदि देखेंगे, हमारे जो व्यूवर्स रहेंगे, उनको भी ये चीजें पता चले कि उस स्टेज में, जिस स्टेज में रिजेक्शन मिलता है, जिस स्टेज में हम लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, सोसाइटी भी बोलने लगती है, कहीं ना कहीं माता पिता का ट्रस्ट भी हिल जाता है, तो उस समय अपने आप को मोटिवेट कैसे करें आप? सर, मेरा पर्सनल ये मानना है कि आप अगर मेहनत कर रहे हो तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो आप आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। दोनों में डिफरेंस होता है हम्म। ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा था मतलब, मैं जब कर रहा था, प्रिपरेशन कर रहा था, मुझे रिजेक्शन आते थे, मेल आता है वापस से कि यू आर नॉट इनफ, और कुछ भी एक्सक्यूज जो हम्म। आते हैं कि आपका रिज्यूमे अच्छा नहीं, और यू आर नॉट कंटिन्यूइंग विद योर प्रोफाइल। सो तो वैसा होता था, डिमोटिवेशन होता था, बट सेम फिर वो प्रोसेस स्टार्ट करना होता है। एक होता है, एक टाइम होता है जब आप इमोशन या तो फील कर लो या तो फिर दोबारा लग जाओ उसी मेहनत पे। तो मेरा ऐसा था, आज मेल आ गया, कल एक और मेल लाना है मेरे को। कल एक और, मैं तो सही पर्सनली है। ऐसा था, हार नहीं आज रिजेक्ट माननी हूँ, है। कल और रिजेक्ट। यस। हाँ, पर्सनल लेवल पे ऐसा था, आज अच्छा है, इसमें रिजेक्ट हूँ, कल और रिजेक्ट होना है हमको, आज 2 में रिजेक्ट हूँ, कल 4 में रिजेक्ट होना, परसों 5 में, किसी ना किसी में तो ऐसा मेल होगा। आएगा कि यू आर सिलेक्टेड। करेक्ट, करेक्ट। तो जैसे मैंने कहा कि 3 इंटर्नशिप्स मेरी हुई, मैं उसमें नहीं गया। एक भोपाल में इंटरव्यू हुआ, उसमें मैं रिजेक्ट हुआ। बैंगलोर का एक ऑप्शन था, सालेम एक जगह, वहाँ पे मेरे पास ऑप्शन था, बस क्योंकि मैं यहाँ जा नहीं पाया एग्जाम्स की वजह से, तो वहाँ मैं जा नहीं पाया। तो रिजेक्शन तो होंगे ही नॉर्मल। किस फील्ड में किस मोमेंट पे रिजेक्शन नहीं होता है? आपको अगर मैं एक छोटे बच्चे की बात कहूँ, तो वो खेलने के लिए बॉल, आज कोई क्रिकेट खेलता है आज के ज़माने में, और उसको बॉल गुम जाती है और वो घर पे जाता है कि अरे मुझे बॉल लेनी है। जी। तो घर से बोलते नहीं, अभी नहीं, आपके पास बहुत बॉल है। तो देखा जाए तो अलग कंटेक्स्ट में है तो रिजेक्शन ही है। तो हर मोमेंट पे कहीं न कहीं रिजेक्शन हो रहा है। तो आपको बस ये है कि आप उससे इतना अटैच हो गए हो कि आपको बस रिज़ल्ट चाहिए। आपको उस पाथ जो है, वो जो जर्नी है, उस पे नहीं चलना। आपको एक जो सक्सेस है उसी पे जाना है। आपको नहीं, मेरे को मेहनत नहीं करनी है, मुझे बस रिज़ल्ट ला के दे दो। ऐसा नहीं होता है। आप जब तक आपको कहीं जाना भी होता है तो आपको बाइक चला के, चल के कहीं न कहीं कहीं जाते हैं तो प्रोसेस होता है। आप ऐसे नहीं है कि आप ये
मतलब कोई भी जैसे वो ठीक है, मैं कार्टून आता आपके था इमोशंस को समझ रहा हूँ। एक्चुअल आपकी खुशी देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी अच्छी स्माइल, प्यारी सी स्माइल आपके चेहरे में देखने मिली, क्योंकि इस जर्नी को मैं महसूस कर सकता हूँ कि लर्निंग की जो जर्नी होती है उसमें आप भी काफ़ी टेंस थे, काफ़ी टेंस तरीके से आपने इस जर्नी को देखा, लेकिन मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी स्टडी को कंप्लीट की। आपके फादर मदर ने क्या कहा मुझे ये बताइए, उनका पहला एक्सप्रेशन कैसा था? जैसे कि मतलब टिपिकल पेरेंट्स होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने मतलब अ, पूजा की घर पे कि ऐसा हो गया, मिठाई विठाई आई, और फिर उन्होंने मतलब पहले तो रो गए थे, वो रो रहे थे क्योंकि अ, जैसे मैंने कहा कि मैं इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं हूँ। तो एक होता है कि एक और मतलब मेरा बड़ा भाई तो है ही, अच्छी पोजीशन पे है वो टेक महिंद्रा में। लेकिन जो एक फील होता है पेरेंट्स को कि अब मेरे दोनों लड़के जो हैं वो अब कमाने लग गए हैं, अब हमें ज़रूरत नहीं है। सही तो बात है। वो मैंने पहली बार फील किया उनके मतलब चेहरे पे कि अच्छा ठीक, और मुझे भी वो देख के बहुत अच्छा लगा। मुझे हमेशा से काम करना था, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अच्छा वो उस मोमेंट पे इतना अच्छा लगता है वो चीज़ देख के। मुझे ऐसा लगता था कि अच्छा ठीक है, जॉब करेंगे क्या है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता बस, क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो वो फर्स्ट मोमेंट होता है जब आप घर पे बताते हो कि अच्छा मेरा यहाँ पे हो गया है, तो एक जो खुशी थी उनके चेहरे पे वो मुझे मतलब अभी भी याद है, तो अच्छा लगा मतलब देख के मुझे तो बहुत ही अभी तो खुश भी सही हो बात गया है है। यार, मैं भी आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा खुशी आपके जो चेहरे में दिख रही है, जो आप बता रहे हो, जो आपका इमोशंस है, वो मेरे लिए बहुत ही वैल्यूबल है। मुझे लगता है कि हम जितनी मेहनत करते हैं वो इसी दिन के लिए करते हैं। जो मैंने पहले दिन आपको बोला था कि सबसे ज्यादा खुशी जो होती है इसी दिन के लिए होती है। सो आशीष, मैं आपके लिए बहुत ही प्राउड फील करता हूँ। मैं गॉड से ब्लेसिंग मांगता हूँ कि आप अभी तो केवल स्टार्ट हुई है यार, आगे तो और भी जॉब्स लगनी है, मेहनत करना हमको यहाँ पे छोड़ना नहीं है, राइट? और सबसे मेन बात ओके। यह है कि हम जिसके लिए कर रहे हैं, इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, मदर फादर हमारे लिए इतने साल से स्कूल गए, कॉलेज गए, है ना, उनको एक प्राउड फील कराना एक बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको बहुत ही बहुत बधाई देता हूँ इसके लिए। ठीक है, आगे के लिए आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए, आगे भी बहुत अच्छी तरीके से करिए। मैं, स्वाति मैम, पूरी आई स्किल की टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। राइट आशीष? आशीष, फादर कहाँ पे यस। वर्क करते हैं आपके? सर वो पहले जो मैंने अपनी स्कूलिंग मतलब मेरे जितने भी भाई बहन है हमने अपनी स्कूलिंग जम्मू से की है, जम्मू कश्मीर से। तो वो पहले वहाँ कॉन्ट्रैक्टर थे, मतलब जो ये बिल्डिंग्स बनाते हैं ना, जी। उनके कॉन्ट्रैक्टर थे। जी। बट उनको 2006 मतलब 2016 से पहले ही उनको कैंसर था, बट प्रॉपर हेल्थ मतलब डॉक्टर्स ने इतना उन पर ध्यान नहीं दिया, तो और हम भी इतने फाइनेंशियली वीक हो गए थे, तो 16 में उनको मतलब लास्ट स्टेज पे थे, तो हमने बस मतलब चंडीगढ़ ले गए थे, तो फिर वो ठीक हो गए थे, उनके बाद से उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया मतलब। अ, उसके बाद से मेरी जो बहन है वो डिजिटल मार्केटिंग में हो गई थी, तो पहले मेरी दीदी ने संभाला घर को, फिर भाई मतलब फिर भाई ने मतलब जब भाई कमाने लगे फिर उसके बाद, तो वो 16 से अभी कुछ काम नहीं करते, वो घर पे ही रहते हैं। और मम्मी मेरी भी हाउस वाइफ है। यार बहुत ज़्यादा आपकी जो स्टोरी है और आपकी जो मेहनत है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हमारे लिए भी इंस्पिरेशन है कि फादर आपके, सबसे पहले तो मैं उनके लिए गॉड से विश मांगता हूँ कि उनको बहुत अच्छी हेल्थ, जल्दी से जल्दी रिकवरी दें। और ये खुशी उनके लिए बहुत ही मायने रखती है, वो जिस मेडिकल स्टेज में है, कि वो बहुत अच्छी तरीके से इस खुशी को महसूस कर पाएँ और गॉड से उनसे विल पावर भी मिले एक जीने की, और जल्दी से जल्दी रिकवरी करने की जो चाह है वो जल्दी से जल्दी मिले, ये मैं विश मांगता हूँ सबसे पहले तो। और आशीष, आपने जो एक बहुत ही मेहनत के साथ जो गिफ्ट दिया अपने फादर मदर को, वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है। आपके बड़ी बहन, आपके बड़े भाई, उन दोनों ने पहले सपोर्ट किया और उसके बाद आपने भी सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। और आशीष, मैं आपको क्या ही बोलूँ, आपने जिस तरीके से जो वर्ड्स यूज़ किए हैं और जिस तरीके से आपके इमोशंस लगे हैं, उसके सामने तो मैं बिल्कुल भी बोलने लायक ही नहीं हूँ। और मुझे आज लग रहा है कि इतना हम लोग जो मेहनत करते हैं, हम लोग यूट्यूब में भी फ्री कंटेंट प्रोवाइड करते हैं इसीलिए कि हमारे फाइनेंशियल वीक बैकग्राउंड के जो बच्चे कहाँ जाएंगे यार, क्या करेंगे वो लोग, है ना? हम इसी के लिए यहाँ पर इतना मेहनत करते हैं। और हमें लगता है जब इस तरीके के आपके जैसे स्टूडेंट आते हैं और उनके लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है, तो हमें लगता है कि यार हाँ, हमारी मेहनत रंग लाई है। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद, और बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़िए। मैं चाहता हूँ एक आशीष नहीं, हमारे साथ और 100,000 आशीष यहाँ पे हो जिनके लाइफ में इम्पैक्ट पड़े। राइट?
यस सर, थैंक यू सर। सर एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो भी अभी कैंडिडेट हैं, जो अभी आई स्किल से जुड़े हुए हैं आई स्किल से, अगर किसी को भी थोड़ी-सी भी गाइडेंस चाहिए मेरी तरफ से, तो मैं अवेलेबल हूँ। मैं अभी भी लिंक्डइन पे गाइडेंस माँगता रहता हूँ लोगों से, और जो मेरे आस-पास के फ्रेंड्स हैं, जो जिनको अभी पता है कि मैं काम कर रहा हूँ 2 साल, वो भी मेरे से गाइडेंस माँगते रहते हैं। तो मैं ओपन हूँ सबके लिए, किसी को भी कुछ भी थोड़ा-सा भी डाउट आ रहा है, तो मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ। तो या यही चीज़ कहना चाहता हूँ। यस आशीष, सबसे बड़ी बात ये होती है हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी इतनी लॉयल और इतनी प्यारी है ना कि जब एक जन का प्लेसमेंट लगता है तो हर स्टूडेंट हमारा जो है हमारे लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए खड़ा हो जाता है, दूसरे स्टूडेंट की मेहनत करने के लिए खड़ा हो जाता है। कई सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक एक दो दो साल से किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उसके बाद भी वो रेफरल यहाँ पे भेजते हैं कि सर मेरे कंपनी में हायरिंग है, स्टूडेंट है कोई तो भेजो उनके रिज्यूम्स, राइट। तो हमारी स्टूडेंट्स कम्युनिटी इतनी प्यारी है, तो आपके अंदर भी ये डेडिकेशन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स आपके साथ कनेक्ट हो वो बहुत अच्छे तरीके से आपसे गाइड और फीडबैक ले सकता है। श्योर सर। जी आशीष। ठीक है आशीष, सबसे पहले तो पापा मम्मी को मेरे तरफ से हार्दिक बधाइयां देना। अंकल जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं ईश्वर से विनती करता हूँ। ठीक है। जब भी जरूरत पड़े हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं, एज ए टीचर, एज ए मेंटर। मैं स्वाति मैम, फादर मदर को बधाइयां देना। आप तक गुडीज पहुंचेगी तो एक बार वीडियो कॉल कराइएगा, फादर मदर को मैं भी बधाइयां दूंगा, हो पाए पॉसिबल तो। ओके आशीष। श्योर सर। ओके, थैंक यू वेरी मच आशीष। थैंक यू सर। ओके, कॉन्फिडेंस रखना यार, बिल्कुल, है ना। सर अभी अभी ये तो जैसे आपने भी कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, ही बहुत शुरुआत आगे जाना है, और मुझे पता है कि मैं बहुत आगे जाऊँगा। ये मुझे रॉक ऑन अपने आप करेंगे को यार, रॉक ऑन बहुत करेंगे। ओके। सर। हाँ। ओके ब्रो। ओके। ओके बाय। बाय सर।